आज वाटर पोल्यूशन के कुछ करंट अफेयर्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो बीओडी मैंने आपको कल पढ़ाया था, डीओ पढ़ाया था, सीओडी पढ़ाया था, बस वही चीज है, ठीक है। हमारे इंडिया में एक प्रोग्राम था, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, वो वेटलैंड भी हमने पढ़े थे, है ना, जब हमने वो पढ़ी थी इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। और एक प्रोग्राम है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। दो प्रोग्राम्स, इन दोनों को मर्ज किया गया और एक ही इंटीग्रेटेड स्कीम बनाई गई, उसको बोलते हैं नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, दोनों को मिला के, यानी वेटलैंड प्रोग्राम और लेक प्रोग्राम, दोनों को मिला के एक इंटीग्रेटेड स्कीम बनाई गई, जिसका नाम क्या है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ठीक है। ये एक होलिस्टिक स्कीम है जो लेक्स और वेटलैंड्स दोनों की कंजर्वेशन में हमें मदद करेगी। नेशनल प्रोग्राम फॉर, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है ना, एक्वेटिक ऐसे लिख सकते हो, इकोसिस्टम, जो होलिस्टिकली एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, होलिस्टिकली बोथ लेक्स हो वेटलैंड्स हो, उनकी वाटर क्वालिटी को इनहेंस करेगी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगी। और ये जो प्रोग्राम है ये कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा डालेगी और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पैसा डालेगी, ठीक है। सो इट विल बी कॉस्ट शेयरिंग बेसिस, जो इसमें पैसा खर्च लगेगा ना, वो सेंटर भी कुछ देगा और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स भी देंगे। तो एक होलिस्टिक प्रोग्राम है ये। क्या है कि वेटलैंड्स और इनफैक्ट जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करेगी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगी, वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करेगी। वाटर क्वालिटी इंप्रूव करना ही मतलब क्या है, पोल्यूशन को कम करना, ठीक है ना, इसलिए पोल्यूशन के रिलेटेड है। वी हैव ए मिशन, उसको बोलते हैं नेशनल वाटर मिशन। ये और एक प्रोग्राम, नेशनल वाटर, क्योंकि पोल्यूशन की बात हो रही है, वाटर पोल्यूशन की, तो नेशनल वाटर मिशन भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। इसका फोकस है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, reduce the use of water, ठीक है, minimizing wastage, equitable distribution of water across different states and integrated water resources development and management, यानी मैनेज करेगा वाटर को, इसके कंजप्शन को कम करेगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वाटर के लिए अक्रॉस स्टेट्स। होते हैं ना कुछ रिवर्स होती है जो इंटर स्टेट होती है, एक स्टेट से निकलती है दूसरे स्टेट में जाती है, जैसे आप गंगा की बात करेंगे तो गंगा कहां से निकलती है, उत्तराखंड से, फिर कहां जाती है, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से भी निकलती है, फिर यूपी में आती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड में जाएगी, फिर वेस्ट बंगाल में जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी गंगा का पानी है, जो जिन स्टेट्स के थ्रू ये पास होती है उनको बोलते हैं राइपेरियन स्टेट्स। क्या बोलते हैं, राइपेरियन स्टेट्स। उन स्टेट्स में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पानी की। ऐसा कुछ नहीं कि सारा पानी जो है यूपी बंद करके रखेगी, ना ही झारखंड को कुछ मिलेगा, ना ही वेस्ट बंगाल को मिलेगा, नहीं। ये वाटर मिशन जो है इट फोकस ऑन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। इसके अंदर 5 गोल्स है, देयर आर 5 गोल्स। सबसे पहले डेटाबेस बनाओ, कितना पानी आ रहा है, किस स्टेट को कितना मिल रहा है। सो नंबर 1 गोल क्या है, डेटाबेस तैयार करना, ठीक है। स्टेट एंड सिटीजन एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन, मतलब स्टेट की भी जिम्मेदारी है, सिटीजन की भी जिम्मेदारी है। इट इज द सेकंड गोल, कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। जो एक्सप्लॉइटेड एरियाज है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज या वल्नरेबल एरियाज, वहां पे फोकस करो, क्योंकि कुछ स्टेट ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज, ठीक है, वहां पे फोकस करो, पानी को बचाओ। वाटर यूज एफिशिएंसी जो है वो 20% बढ़ाओ। मतलब अगर आपका राइस का, मैंने क्या बोला, 1 kg राइस तैयार करने में कितना पानी लगता है, 3000 लीटर्स, उसको 20% एफिशिएंट बनाओ। 20% मतलब 600 कम करो, 2400 के लीटर्स ऑफ वाटर ही लगना चाहिए 1 kg राइस को तैयार करने के लिए। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग वाटर एफिशिएंसी बाय 20%। ये 4th गोल है। एंड 5th गोल है बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब रिवर बेसिन जो है ना, बेसिन समझ आया ना आपको कल,
कि जो पूरे एक, जहां से पूरे एक रिवर को पानी मिलता है उसको बेसिन बोलते हैं। तो बेसिन की जो है उसकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल वाटर मिशन। तो क्या क्या गोल है? नंबर 1 डेटाबेस तैयार करो। नंबर 2 सिटीजन एंड स्टेट एक्शन फॉर कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन एंड मैनेज प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर। थर्ड फोकस ऑन वल्नरेबल एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज। फोर्थ increase water efficiency by 20%, and fifth basin level integrated water resource management। ठीक है, these are the 5 goals under water mission। ठीक है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है इंडिया में, उसको बोलते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ये एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट है, गंगा को पोल्यूशन मुक्त करना, पोल्यूशन फ्री बनाना। ठीक है, इसके अंडर एक मिशन लॉन्च किया गया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये इनिशिएटिव है किसके अंडर? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ठीक है ना, इसका जो मेन फोकस है दैट इज पोल्यूशन अबेटमेंट। क्या बोलते हैं? पोल्यूशन अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज अबेटमेंट? कर्बिंग, preventing pollution. So pollution abatement is the focus of this Namami Gange project and National Mission for Clean Ganga। एक तो ये है। सेकंड, रिचार्जिंग एक्विफर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। जो गंगा के बेसिन में वेटलैंड्स हैं, बताया था ना मैंने परसों, ऑक्सबो लेक्स वगैरह, तो उनको भी कंजर्व करना है। और जो एक्विफर्स है, एक्विफर समझते हैं ना, ग्राउंड वाटर, तो उनको भी रिचार्ज करना है। इट इज 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गंगा मैया को साफ करना है। ठीक है ना, तो जो भी इंडस्ट्रीज गंगा के आसपास पाए जाते हैं इन द विसिनिटी, उनसे जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं उनको डायरेक्टली गंगा में नहीं डालना है, उनको ईटीपीज में, ईटीपी मतलब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में डाल के, वहां से उससे गंद निकाल के फिर जो साफ पानी है उसको गंगा में डालेंगे। सो इट फोकसेस ऑन सेटिंग अप ऑफ ETPs। व्हाट इज ETP? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। मतलब जो डायरेक्टली सीवेज आता है, गंदा पानी आता है, उसको डायरेक्टली पानी में नहीं डालना है, उसको ETP में ट्रीट करना है, फिर उसके बाद आप डाल सकते हो। ठीक है, या जो हमारे घाट्स हैं, घाट समझते हैं ना, धोबी घाट, तो जितने भी घाट्स हैं, घाट्स मतलब जहां गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, लोग इसको पवित्र मानते हैं, इसमें नहाते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट घाट्स बनाए गए हैं इन डिफरेंट एरियाज, लाइक इन हरिद्वार, लाइक इन ऋषिकेश, लाइक इन गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा, वृंदावन, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, साहिबगंज, कोलकाता एंड नवाद्वीप। इन सब जगहों पे घाट बने हैं, उन घाट्स की भी क्लीनिंग करनी है। मेन फोकस पोल्यूशन अबेटमेंट है, सेकंड एक्विफर रिचार्ज है, और थर्ड क्या है बताया था ना मैंने अभी, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो 3 चीजें याद रखना नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो टारगेट्स हैं, क्या क्या है? पोल्यूशन अबेटमेंट, एक्विफर रिचार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। और जो ETPs हमें बनाने हैं, डायरेक्टली गंदा पानी नहीं आना चाहिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ठीक है ना, और जो मेजर घाट्स हैं उन घाट्स की क्लीनिंग करनी है, घाट क्लीनिंग प्रोग्राम। ठीक है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आपके सॉलिड वेस्ट निकलते हैं जिनको हम सिवरेज बोलते हैं ना, लाइक आपके पॉलिथीन्स, ठीक है, लाइक आपके पैकेजिंग मटेरियल्स, तो उसको मैनेज करना है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी है, ताकि जो गंगा है उसमें जो इकोलॉजी है उसको बोलते हैं रिवरीन इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? रिवरीन इकोलॉजी। जो रिवर में रहने वाली प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको बचाया जाए। ठीक है, देखिए हमारे यहां एक प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को रोकना है, क्लाइमेट चेंज को
रोकना है। तो कैसे रोकोगे? हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या? एनएपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर। इसके अंडर 8 मिशन है। कितने मिशन है? देयर आर 8 मिशन। वो मिशन आप सुन सकते हो। नंबर 1 इज नेशनल सोलार मिशन। ये किस पे फोकस करेगा? अगर आप सोलर एनर्जी बना रहे हो, इसका मतलब क्या है? सोलर इज रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज नॉन पोल्यूटिंग, तो क्लाइमेट चेंज हम रोक सकते हैं। ठीक है, सही बात है। सेकंड इज नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी समझ आई ना आपको? क्या है इसका मतलब? एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जैसे गाड़ी आपकी 100 लीटर तेल खाती थी, अब 90 लीटर ही खाएगी, तो एनर्जी एफिशिएंट बन गई। ठीक है। इसी तरह नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। जो आपका हैबिटेट्स है वो सस्टेनेबल हो। जो आपका गोल है एसडीजी गोल 11, वो बोलता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। जो कम्युनिटीज और सिटीज है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी जो हम अभी श्रीनगर में रह रहे हैं तो हमारा टाइम निकल जाएगा फिर आगे देखा जाएगा, नहीं। इट शुड बिकम सस्टेनेबल, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। कितने मिशन हो गए? अभी जो मैंने आपको पढ़ाया नेशनल वाटर मिशन, वो भी इसी का पार्ट है। ये होलिस्टिक याद रख लेना। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयाज। हिमालयाज जो है वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, फॉरेस्ट्स की, ट्रीज की, एनिमल स्पीशीज की। तो जो हिमालयन इकोसिस्टम है इसको क्या करना है? इसको सस्टेनेबल बनाना है। सो सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। वी हैव नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। याद है आपको नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी याद है ना? 1/3 हमारा जो एरिया है इट शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो इन कॉन्सोनेंस विद दैट टारगेट वी हैव नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, मेक इंडिया ग्रीन। वो कैसे होगा? बाय मैसिव एफॉरेस्टेशन, है ना। सब पता है आपको, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल, अभी आपने देखा ना नॉक्सिस सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? तो अगर ऐसे आता रहेगा तो कहां है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन में आप इतने ज्यादा मैन्योर्स यूज करते, याद है ना कल का 8.2:4.2:1, वो कर रहे हो। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर रहे हो। सॉइल की सैलिनाइजेशन हो रही है, फर्टिलिटी लॉस हो रही है, सॉइल की जो इकोलॉजी है वो डैमेज हो रही है। तो कहां है फिर एग्रीकल्चर सस्टेनेबल? सो इन ऑर्डर टू मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल वी हैव नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एंड लास्ट we have national mission on strategic knowledge on climate change. National mission on strategic knowledge for climate change कैसे होता है, what are the factors, कैसे रोका जाए, ये नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक नॉलेज। सो वी हैव नेशनल मिशन फॉर स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। दीज आर द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जब क्लाइमेट चेंज लिखोगे तो ये आपने वहां पे डेफिनेटली मेंशन करना है। अगर आप इंडिविजुअली कोई भी चीज दिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हो तो सर इसको नहीं भूलना, इसको भी नहीं भूलना, ठीक है ना। अगर आप सिटीज एंड कम्युनिटीज अर्बनाइजेशन की बात करते हो, सस्टेनेबल हैबिटेट को नहीं भूलना। अगर आप वाटर पोल्यूशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज की बात करते हो तो वाटर मिशन को, तो यू कैन यूज दीज पॉइंट्स एज वाटर पॉइंट्स। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालय पे कोई चीज लिख रहे हो, कोई आंसर लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो तो इसको नहीं भूलना। नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, यानी अगर आप फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हो तो इसको नहीं भूलना। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मैंने बोला 3 जगह पढ़ाया जाता है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, तो नहीं भूलना। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड होगा तो इसको आप यूज कर सकते। देखिए क्या होता है, इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि वाटर के रिलेटेड, हम वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, वाटर के रिलेटेड यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा मानसून है उसमें इंडिया जो होता है वो वाटर सरप्लस होता है, बहुत ज्यादा बारिशें होती है, बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन हम इस वाटर को कंजर्व नहीं कर पाते।
सो अल्टीमेटली ये रन ऑफ हो जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है। फिर 8 महीने हमारे यहाँ पे ड्राई होते हैं, उसमें फिर ड्राउट हो जाता है। तो क्या करना चाहिए हमें? ये जो रिवर्स है इनको लिंक करना चाहिए, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है ना। तो ये एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट, ILRP, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट। तो इंटरलिंकिंग हो रही है, क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो कहां पे इंटरलिंकिंग हो गई? केन बेटवा हो गई, ठीक है ना। इसी तरह अभी जो है हमें और भी कुछ एरियाज है जो हमारे टारगेट में है। वेस्टर्न इंडिया में एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं पार तपी नर्मदा इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसके बारे में ज्योग्राफी का है लेकिन बता देता हूं। पार तापी नर्मदा, इस पे ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन बन सकता है इन योर टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है ड्रेनेज सिस्टम, पार तपी एंड नर्मदा, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो हमारे गुजरात में कुछ एरियाज हैं जो बहुत सूखे रहते हैं, लाइक योर गुजरात में एक एरिया है जिसको बोलते हैं सौराष्ट्र, जहां से रविंद्र जडेजा है ना। गुजरात के 2 बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड, जैसे जो रणजी खेलते हैं ना, तो ऐसे ही सौराष्ट्र और कच्छ रीजन जो है ये ड्राई रीजन है, ड्राउट प्रोन रीजन है। तो हम चाहते हैं कि इन 3 रिवर्स को मिलाएं, यहां से जो पानी आएगा वो डाइवर्ट करेंगे टू सौराष्ट्र एंड कच्छ, वहां पे ड्राउट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी क्या मसला है कि ये जो रिवर्स का पानी है ये महाराष्ट्र भी जाता है। तो महाराष्ट्र ने इस चीज को लेके रिक्वेस्ट किया है गुजरात गवर्नमेंट को कि जो हमें भी इसका पार्ट बनाया जाए, यानी जब पार तपी और नर्मदा मिलेगी तो जो पानी होगा सिर्फ सौराष्ट्र और कच्छ नहीं जाना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत ड्राउट प्रोन एरियाज है, जैसे विदर्भा रीजन, जहाँ पे फार्मर्स बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज न्यूज में आई। जैसे केन बेतवा रिवर जो थी ना, वो कान्हा टाइगर रिजर्व के बीच में जाती है तो उसको डिटीरियोरेट करती है, तो न्यूज में था, है ना। इन्वायरमेंट है तो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट ड्रेनेज का, लेकिन इट हैज इन्वायरमेंटल रेपरकशंस, इट हैज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स, तो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहां पे याद रख सकते हो। पार नर्मदा, अंबिका, औरंगा, ऐसी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो मिला के बनाती है पार तापी नर्मदा इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स भी है, जैसे जहरी डैम। जहरी डैम जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। जो बाकी डैम्स है जैसे मोहन काउचली, पाइखेड, चसमंडवा, चिक्कर, दबदार, ऐसे पूछा जा सकता है आपको सीधे क्वेश्चन ऐसे आएगा, मोहन काउचली, ठीक है ना, पाइखेड, चसमंडवा, चिक्कर, दीज डैम्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पार तपी नर्मदा वाज इन न्यूज। तो इसके रिलेटेड जो डैम्स बनेंगे ना छोटी छोटी, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऐसे नाम है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे, इवन जो ज्योग्राफर्स है जो ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ाते हैं उनके नजर में भी ये नहीं होगा, लेकिन इट वाज इन करंट अफेयर्स, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसी तरह और एक रिवर है हमारे यहाँ पे जिसको बोलते हैं महादयी रिवर या मांडोवी रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महादयी। इसी रिवर का नाम है मांडोवी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मांडोवी एंड जुआरी रिवर्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, क्योंकि ये छोटी छोटी नदियां हैं, गंगा गोदावरी जैसी नहीं है कि सबको पता होगा, ये गोवा की रिवर्स है। कहां की? महादयी बोलो, मांडोवी बोलो, और एक रिवर है उसका नाम है जुआरी। क्या नाम है? ये 2 रिवर्स जो है दे आर द लाइफ लाइन ऑफ गोवा, गोवा की लाइफ लाइन्स हैं। तो इट वॉज ऑल्सो इन न्यूज, इट वॉज ऑल्सो इन, क्योंकि इस रिवर पे बना रहा है कालासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट। क्या बन रहा है? कालासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट, ठीक है। गोवा में बहुत सारे रिवर्स हैं, गोवा में बहुत सारी रिवर्स है, लेकिन ये मांडोवी रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट वाटर रिसोर्सेस, वाटर सोर्सेस ऑफ गोवा। वहां पे 11-12 कुछ रिवर्स है, लेकिन उनका पानी जो है ना वो नमकीन है, ब्रैकिश है, तो पीने के लिए
यूज नहीं होता है। लेकिन ये जो जुआरी और मांडोवी रिवर्स हैं, इनका पानी मीठा है, इसलिए दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन गोवा। तो इसीलिए गोवा ने बोला था यार मुझे भी इसका पानी जो है वो हमें भी दे दो। तो इसको लेकर डिस्प्यूट हुआ था। डिस्प्यूट जब होगा रिवर डिस्प्यूट, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। तो उस ट्रिब्यूनल ने एलोकेट किया था 13.45 टीएमसी, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। किसको मिला? गोवा को 13 टीएमसी, 1000 मिलियन क्यूबिक, ये इसको लिखा जाता है टीएमसी एफटी, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। किसको दिया था इसने? कर्नाटक को मिले 24 टीएमसी, सॉरी 13.45 जो है ये गोवा को मिले। सबसे ज्यादा किसको मिला? ये कर्नाटक को मिला, ये गोवा को मिला, और महाराष्ट्र को भी कुछ मिला था लाइक 1.33 टीएमसी। तो गोवा जो है वो चाहती कि सारा का सारा पानी गोवा को ही मिले। दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज, ठीक है ना। निकलती कहां से है ये रिवर? ये निकलती है कर्नाटका से, बेलगावी कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न घाट्स। कर्नाटका में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है बेलगावी डिस्ट्रिक्ट। वहां से निकलती है, फिर इसको जोआरी मिलती है। कौन मिलती है? जोआरी, एक छोटी नदी है, ट्रिब्यूटरी पढ़ा है ना आपने, ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी इसको मिलती है जोआरी, फिर दोनों मिलती है एक जगह पे, उसका नाम है कैबो अगौड़ा, कैबो अगौड़ा, अगवाड़ा। इस जगह पे मिलती है आपकी मांडोवी और जुआरी, ठीक है। थोड़ी ज्योग्राफी बता रहा हूं इस चीज की। सो इट वाज आल्सो इन निम्स। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, लेकिन क्या पता वहां कवर हो ना हो, कल को इस पे क्वेश्चन आ जाए। सीधे आएगा मांडोवी जुआरी और आएगा पार तपी। पार तपी नर्मदा तो पता ही है, पार का पूछेंगे, ठीक है। नीति आयोग एक इंडेक्स देती है, उसका नाम है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। कौन देता है? नीति आयोग। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये एसेस करती है परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कौन सी स्टेट कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। इंडेक्स है ना, ये फिर रैंकिंग करती है स्टेट्स की। किनकी रैंकिंग करती है? स्टेट्स की, ठीक है। इसमें स्कोर दिया जाता है, जिनको 50% से कम स्कोर मिलेगा उनको बोलते हैं लो परफॉर्मर्स, ठीक है। ये असल में कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। क्या? कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है जो स्टेट से आपस में कंपीट करेंगे। जैसे एफडीआई आता है ना बाहर से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो स्टेट अच्छी होगी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगी, उस स्टेट में सबसे ज्यादा क्या आता है? एफडीआई। तो हर कोई स्टेट चाहती है कि मेरे यहाँ ईओडीबी ज्यादा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा हो, तो रैंकिंग हो जाती है। तो इसी तरह ये रैंकिंग करती है स्टेट्स की, ताकि स्टेट्स में आपस में कोऑपरेशन आ जाए, स्टेट्स आपस में कंपीट करे कि मैं ही बेटर इन वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट कर पाऊं, ठीक है ना। सो कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने ये चीज लॉन्च की है इन टर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। और इसने एक बहुत अच्छी बात की थी, हमारे इंडिया में 14 स्टेट्स ऐसी है जिनका स्कोर 50% से कम है, मतलब दे आर वेरी लो परफॉर्मर्स। इसीलिए इंडिया में ड्राउट वगैरह की प्रॉब्लम्स होती रहती है, ठीक है। अगर आप देखोगे, इसने एक बहुत अच्छी बात की थी। इसने बोला कि जो 21 इंडियन सिटीज है, जैसे बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, बोलता है दे विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाय 2020। आज चल रहा है 2023, बोला तो 2020 तक हमारी जो बहुत बड़ी सिटीज है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई वगैरह, दे विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है ना। जिसकी वजह से 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन लोग मतलब 10 करोड़ लोगों को इफेक्ट आएगा, ये नीति आयोग ने बोला था। तो
जब भी आप बात करोगे वाटर रिसोर्सेज वगैरह की, आप वहां पे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात कर सकते हो। और जब भी बोलेंगे कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या इंपैक्ट आ रहे हैं, आप बोलोगे अर्बनाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आ रहा है, आप वहां पे एज सबस्टेंशिएशन उसको समझाने के लिए बोलोगे ये देखो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो नीति आयोग ने दिया है, उसने बोला था कि हमारे इंडिया में 21 सिटीज जो है दे विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाय 2022 एंड वी आर इन 2023। तो आज क्या हालत हो, समझ आ रही है बात? वाटर को सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर इज नेसेसरी। उसके लिए कॉन्फ्रेंस बनाएगी, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर को मैनेज करना है ताकि ये सस्टेनेबल बन जाए, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी कुछ पानी बच पाए, ठीक है ना। इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना है पानी का, पानी इज जल ही जीवन है ना। जल जीवन मिशन भी आया था सरकार द्वारा, जल शक्ति मिनिस्ट्री बन गई है। तो पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बोलते हैं ना तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी पे ही लड़ा जाएगा, उनको लगता है कि ओशंस में नहीं, पानी की वजह से जो लड़ाइयां होती है, ठीक है। चाइना बंद कर देगा ब्रह्मपुत्र का पानी, फिर तो हमने जंगी करना है, और क्या करेगा। इंडिया बंद कर देगा इंडस पानी किसको, पाकिस्तान को, फिर तो जंगी होना है, और क्या होगा, ठीक है ना। ऐसी चीजें होती है। सो कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ, यानी कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर आती है। किसके अंडर? नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जो है किसके अंडर आता है? ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। मिनिस्ट्री ऑफ रिवर डेवलपमेंट, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ऐसे याद रखो। कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च की गई। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, which was organized by बाखरा बियास मैनेजमेंट बोर्ड। किसने ऑर्गेनाइज किया था? बाखरा बियास मैनेजमेंट बोर्ड। सुना है आपने? बाखरा नंगल डैम, सतलुज और किस किस के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है? सतलुज पे बनी है ना, ठीक है। सो बाखरा बियास मैनेजमेंट बोर्ड, जो बाखरा नंगल डैम को और बियास रिवर को मैनेज करता है बोर्ड, उस बोर्ड ने इसको इनिशिएट किया था, ठीक है। तो एम क्या थी इसकी? ऊपर ही लिखा है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, है ना। तो जो भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, गवर्नमेंट्स होंगे, उनके बीच में डायलॉग होगा, बातचीत होगी कि कैसे हम वाटर को सस्टेनेबली मैनेज कर पाए, ठीक है। और लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी है रिलेटेड टू वाटर प्रॉब्लम्स। जैसे वर्चुअल वाटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, तो लोगों को बताओ यार ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ से राइस भेज रहे हो, इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा पानी एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां से पल्सेस ला रहे हो, ऑयल सीड्स ला रहे हो, वहां से कम पानी आ रहा है, तो हमारे देश से पानी उड़ रहा है, जबकि आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे उड़ रहा है ना। सो टू क्रिएट अवेयरनेस एटसेट्रा, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एट लोकल, रीजनल, नेशनल, स्टेट लेवल, ठीक है ना। एंड ब्रिंग एडवांसमेंट्स इन वाटर मैनेजमेंट टू रिड्यूस फ्लड्स एंड ड्राउट्स। फ्लड भी नहीं आने चाहिए। हमारे एक साइड आसाम में जो, या आपकी चेन्नई में क्या होता है ना, वो कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी पानी मिलता है, वहां पे बाढ़ होती है, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में ड्राउट होती है। तो इंडिया में एक ही टाइम पे एक जगह पे बाढ़, दूसरी जगह पे, तो सस्टेनेबली पानी को मैनेज करो, ठीक है ना। वाटर मैनेजमेंट बढ़िया से करो।
सो इट वाज ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। बताया जाएगा, आपको पूछा जाएगा किसके अंडर बनी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था? बाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। और कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कितनी मिनिस्ट्रीज आपने अभी तक पढ़ी? हाँ बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है ना, ऐसे कर करके बहुत। हाँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्वियस, ठीक है। तो ऐसे कर करके बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है।